नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। 5 दिन के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यसभा में कावेरी नदी में बांध के मामले पर AIADMK के अरकान ने ऐवान के बीचों बीच जाकर नारेबाजी की। स्पीकर M वेंकैया नायडू ने उनसे वापस जाने की अपील भी की, लेकिन नारेबाजी जारी रही और हंगामा आराई को देखते हुए वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और इसी तरह लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस अरकान राफेल मामले पर JPC का मुतालबा करते हुए हंगामा कर रहे हैं। आपको बताएं कि ऐवान में आज तलाक सलासा बिल पर भी बहस होनी है। वज़ीर कानून 2 बजे इसका आगाज करेंगे। बीजेपी की जानिब से स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और मीनाक्षी लेखी तलाक बिल पर बहस में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने के लिए बाकायदा व्हिप जारी की है। कांग्रेस ने भी अपने अरकान के लिए व्हिप जारी की है। बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बिल को आज ही पास करा लिया जाए, लेकिन कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें इसकी सख्ती से मुखालफत कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत को मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। तीन तलाक पर पार्लियामेंट में आज बहस होनी है और इस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस 1986 की गलती नहीं दोहराएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ये कानून और बिल मुस्लिम खवातीन के आईनी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है और आईनी हक सबके लिए महफूज होने चाहिए। उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 1986 की वो गलती फिर से दोहराएगी जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन है या अभी जो सामने डिसीजन है, उस डिसीजन को प्रभावी करने के लिए कानून है। और मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संवैधानिक अधिकार सभी के सुरक्षित होने चाहिए, सबके मिलने चाहिए। और ये कानून जो है, ये जो बिल है, ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित भी करेगा, सुरक्षित भी करेगा। वहीं कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलाक सलासा बिल पर कहा है कि वो हुकूमत से अपील करेंगे कि मजहबी मामलात में मदाखलत न की जाए। राय है वो सदन के सामने रखेंगे और सरकार से हम अपील करेंगे कि रिलीजियस मैटर में सरकार इंटरफियर नहीं करना चाहिए और हर रिलीजन में अगर आप इंटरफियर करते जाएंगे तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में या उनके जो भी प्रोफेस करते हैं उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंड तो हमारा है, वो कहेंगे हम। उधर 3 तलाक बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अबू तालिब रहमानी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रांची में उन्होंने इस मौजू पर न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में हुकूमत हिंद से 3 तलाक बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की अपील की है। 3 तलाक के ताल्लुक से एक बार फिर से बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं अबू तालिब रहमानी साहब, हम उनसे बात करते हैं। हजरत, एक बार फिर से बिल जो है पेश करना चाह रही है मरकजी हुकूमत, क्या आपका कहना है इसमें? हमें वाकई बड़ा अफसोस है कि हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से आई हुई सरकार ऐसे उटपटांग काम कर रही है कि जिससे हमें लगता है कि सरकार डरी हुई है, खौफज़दा है 2019 के इलेक्शन का सामना करने के लिए। शायद हमारी हुकूमत चाहती है कि उसे दंगों में उलझे हुए वोटर मिलें जो उनसे सवाल न पूछें। 3 तलाक के ऑर्डिनेंस पे इतनी आर्गूमेंट हो चुकी है कि गवर्नमेंट को ये बिल टेबल ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं ज़िद में है कि हम एक कम्युनिटी को हर्ट करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है कि अगर बिल लाते तो इस्लामिक स्कॉलर से भी थोड़ी बहुत बात कर लेते, मशवरा कर लेते, हम उनको कुछ सजेशन देते, मिलकर काम करते, हम सब एक हैं। लेकिन जिस तरह से सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ किया जा रहा है, ये एक बहुत डेंजर चीज़ है। अगर ये परंपरा बन गई, ये रिवायत बन गई, तो फ्यूचर में किसी भी संविधान के किसी भी लॉ को हट किया जा सकता है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, तो जब वो इनवैलिड है और वो कुछ नहीं है, तो आप उस पर सज़ा कैसी देना चाहते हैं?
और सज़ा भी आप तब दे रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि साहब बीवी अलग नहीं होगी, बीवी उनकी शादी में रहेगी मगर शौहर जेल में रहेंगे। ये बात कुछ आम लोगों के लिए भी कुछ अजीब सी लगती है कि जिस चीज़ को जुर्म, क्राइम और कसूर नहीं माना गया उसकी सज़ा कैसे तय की जा सकती है। तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और तमाम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी अपील करूंगा कि कल जो लॉ टेबल होने जा रही है पार्लियामेंट लोकसभा में, उसको, उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, यही हमारी गुजारिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन अबू तालिब रहमानी साहब जो वाजे कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से जो बिल पेश करना चाहती है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, रांची। दाइश की तर्ज पर 3 माह कबल बने मुश्तबा दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी के ठिकानों पर कल NIA ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापेमारी की। इस दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से हथियार और काबिल एतराज़ लिटरेचर जब्त किया गया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को आज दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। NIA तमाम मुलजिमीन को तहवील में लेने की कोशिश करेगी। बताया जाता है कि NIA अदालत से कहेगी कि मुकम्मल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वो मुलजिमीन को मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाना चाहती है। और वहीं NIA गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इस ताल्लुक से गिरफ्तार मोहम्मद सुहेल के रिश्तेदार ने कहा कि पुलिस दरवाजा तोड़कर आई अपनी कार्रवाई की। वहीं सुहेल के दूसरे रिश्तेदार ने भी बताया कि पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अपनी तमाम कार्रवाई अंजाम दी। डाउट हम यहाँ रहने नहीं देते, हम यहीं से भगा देते। पुलिस को खुद खबर करते हम कि ऐसे ऐसे आदमी यहाँ पर रहता, हमें कोई जानकारी नहीं। और तो किस वक्त आपको ये पता चला कि लगभग ये 4:30 बजे आए थे पुलिस वाले। अच्छा। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और आन के उसको गिरफ्तार कर लिया। हमसे अंदर जब तक गए देर में पता नहीं चला, तो उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा, बोले इस तरह बैठ जाओ, तो अपनी कार्रवाई करते रहे। फिर लगभग 8 बजे हम वहाँ से बाहर आकर निकल गए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना कभी हमें इस तरह का कोई डाउट हुआ। हमें तो रात कोई लगभग 5 बजे के आसपास ये बात पता चली है कि ऐसे से हमारे घर में पुलिस आई हुई है। दरवाजा तोड़कर पुलिस आई थी। हम फिर अंदर गए सब लोग, क्या हुआ तो देखा तो वहाँ बहुत काफ़ी सारी पुलिस थी और वो सुहेल की तलाश में आए थे। वो उनके साथ इनकी बीवी रहती हैं। अच्छा अच्छा। बीवी उस दिन माँ के यहाँ थी, अपनी तबीयत खराब है उनकी, तो वहाँ चली गई थी। वो सुहेल अकेला? सुहेल उस दिन अकेले थे। परिवार सब दिल्ली में रहते हैं लोग, दिल्ली के सीलमपुर में। और सोहेल करते क्या थे? कोई अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, काम की तलाश में ही थे। अच्छा। ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इस चक्कर में यहाँ पर आए थे, कोई छोटा मोटा काम देख लेंगे। कोई 4:30 या 5 बजे के आसपास रात में हुई है। और कब तक रहे यहाँ? दोपहर 1:30 बजे तक रहे सब लोग। 1:30 बजे के बाद ही गए हैं सारे। अब घर में ही थे हमारे। कभी कोई आप लोगों, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पुश्तैनी मकान है, पुराने मकान है, सब जुड़े हुए, कभी कोई डाउट नहीं हुआ? कभी कुछ नहीं कभी। वहीं NIA ने केरला के वयांद इलाके के एक 25 साल नौजवान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हबीब रहमान ISIS दहशतगर्द ग्रुप से वाबस्ता है। हबीब को उसके 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। आज रहमान को NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। NIA की जानिब से गिरफ्तार किए गए तमाम 10 मुश्तबा अफराद को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है और इसी की वजह से पटियाला हाउस कोर्ट में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। और यहां का जायजा लिया हमारे साथी शंकर आनंद ने। एजेंसी NIA ने कल जिस तरह से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी रिमांड लेंगे। रिमांड लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। इस वक्त में पटियाला हाउस कोर्ट में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है या वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है और कड़ी करने के बाद यहाँ पर जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उसको यहाँ पर तलाशा जा रहा है। अगर बात करें उन 10 आरोपियों की बात करें तो जिस तरह से उस पर आरोप लगे थे, कई महत्वपूर्ण आरोप लगे थे, इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि NIA जो है इस मामले में अभी तक की जो पूछताछ हुई है तो जानकारी मिली कि भीड़ भाड़ का इलाका और खासकर अयोध्या राम जन्मभूमि का जो मसला हो या कुंभ का मसला हो, तो उस जगह पर एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे वो आतंकी। इसी मामले की जानकारी मिलने के बाद NIA ने उसे धर दबोचा और इसके साथ ही इस मामले में कई और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन तमाम मामलों को खंगालने में NIA की टीम जुटी हुई है। तो आज जब कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा तो उसके बाद इसी आधार पर आगे की रिमांड भी ली जाएगी और आगे
आगे और कई जो संदिग्ध आरोपी हैं इस मामले में जिससे पूछताछ चल रही है, जल्द ही उस मामले में भी उन आरोपियों की गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो गया। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मेगा रैली से अब से कुछ ही देर बाद खिताब करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने पीर को इस बात का ऐलान कर दिया था। जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। वहीं हिमाचल में जहां बीजेपी एक जानिब अपनी सरकार का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मना रही है, तब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो आज के दिन को निकम्मे दिवस के तौर पर मनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उसने रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, मगर सिर्फ बड़े बड़े झूठे वादे किए। असम की गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल करने पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल आपे से बाहर हो गए। असम के जनूबी सलमारा जिले के हटसिंगमारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जब एक सहाफी ने बदरुद्दीन अजमल से अजीम इत्तेहाद को लेकर सवाल किया और इस पर बदरुद्दीन अजमल बरहम हो गए और सहाफी का माइक भी छीन लिया। मारूफ उर्दू शायर और अदीब प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी का श्रीनगर में इंतकाल हो गया। वो 86 बरस के थे और लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। प्रोफेसर हामिदी काश्मीरी को उर्दू जबान की बेशकीमत खिदमात के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री और गालिब अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया। बुलंदियों के ख्वाब, गालिब के तख्लीकी सरचश्मे, उर्दू नज्म की दरियाफ्त के अलावा तकरीबन 50 किताबों के वो मुसन्निफ रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी वो रह चुके थे। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज बाद दोपहर 3:30 बजे उनके आबाई कब्रिस्तान शालीमार में अंजाम दी जाएगी। मुतादिद समाजी और अदबी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत और रंज का इजहार किया। आज भूटान के वज़ीर-ए-आज़म एल शेरिंग हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। वो अपने हममनसब यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक एल शेरिंग और पीएम मोदी के बीच दोनों मुमालिक के रिश्तों में बेहतरी के लिए अहम बातचीत होना है। शेरिंग सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करने वाले हैं। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म इस बीच हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और दीगर कई वज़रात से भी मुलाकात करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोएडा के अवामी पार्क में जुमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने और ऐसा होने पर निजी कंपनियों पर कार्रवाई के फरमान को गैर मुनासिब और यकतरफा करार दिया। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत की अवामी मुकामात पर मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी है तो उसे तमाम मज़ाहिब पर यकसन तौर पर लागू किया जाए। मायावती ने यह भी कहा कि अगर 2013 से मुसलसल नोएडा पार्क में जुमे की नमाज अदा की जाती रही है तो अब इंतखाबात के वक्त पाबंदी लगाने का क्या मतलब। बीजेपी लीडर राम माधव ने कहा कि राम मंदिर मामले पर अदालत बहुत जल्द अपना फैसला सुनाएगी। 4 जनवरी से अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू होनी है। अगर अदालत के फैसले में ताखीर होती है तो दूसरा रास्ता भी मौजूद है। आदेश एक विकल्प के रूप में हमेशा हमारे सामने रहा है, पर इस समय सुप्रीम कोर्ट अब 4 जनवरी का डेट भी घोषित कर दिया है। बेंच बनेगा, बेंच इसको टेकअप करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है तो जल्दी एक फास्ट ट्रैकिंग करके इस केस का एक समाधान निकाल सकती है। हमारी अपेक्षा इस समय सुप्रीम कोर्ट से है कि जल्दी इस पर आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्दी फैसला लिया था, सबरीमला का और अन्य केसेस में भी लिया था। तो इस ऑप्शन पर हम थोड़ा इंतजार करें। अब वैसे तो 1 वीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में विषय आने ही वाला है। ये नहीं होता है, अगर इसकी संभावना नहीं बनती है तो अदर ऑप्शंस तो खुले हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। आग्रह नहीं, सरकार की और 1 मिनट चंदू माजरा जी मेरी बात सुनिए। सरकार और कुछ नहीं होता है। पूरा सदन अपनी संवेदना प्रकट करता है। देखिए प्रहलाद पटेल जी। समाज अध्यक्ष महोदय, आपने मध्य प्रदेश के
दलहन उत्पादक किसान, खासकर उड़द पैदा करने वाले किसानों के मामले को उठाने का आपने मुझे मौका दिया है। अध्यक्ष जी, चुनाव के कारण मध्य प्रदेश में उड़द की खरीदी नहीं हो सकी। वहाँ पर जो ग्रेडर के नाम पर जो ग्रेडर जाते हैं, एफसीआई के जो लोग हैं या वहाँ पर जो स्थानीय सरकार है, वो किसानों का उड़द खरीदी नहीं कर पा रही है। और उसका परिणाम ये है कि दलहन जहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, मध्य प्रदेश का में बड़ी मात्रा में उड़द का उत्पादन हुआ है, लेकिन मंडियों में खरीदी बंद है, सोसाइटियों में खरीदी बंद है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से भी मांग करता हूं और भारत सरकार से भी एक निवेदन करता हूं कि वो हस्तक्षेप करके ग्रेडर की सुविधा को किसान के हितकारी और उसके अनुकूल बनाकर खरीदी प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी अहलुवालिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे मैंने सबकी तरफ से, पूरे सदन की तरफ से जब चेयर कह रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अहलुवालिया जी, आज 27 तारीख है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सारे दुनिया की सबसे बड़ी शहीदी दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे जो दीवारों में चुने गए, 2 साहिबजादे जंगे मैदान में शहीद हुए। वैसे तो पूरे सिख समाज के लिए 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इन तारीखों के बीच में गुरु तेग बहादुर शहीद हुए। 2 बच्चे, 2 साहिबजादे गुरु साहिब के जंगे मैदान में शहीद हुए और 2 बच्चे जो छोटे छोटे थे, 7 साल और 9 साल के, उनको दीवारों में चुन दिया गया। और उनकी शहादत के इस मौके पर आज मैं समझता हूं, वैसे तो हमारे पार्लियामेंट से एक ऐसा शोक प्रस्ताव या सिखों के इन साहिबजादों के सम्मान में कुछ होना चाहिए जो कि हम संदेश दे सके सारी दुनिया को कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए कुर्बान होने वाले गुरु गोविंद सिंह के बच्चे किस तरह से शहीद हुए थे। धन्यवाद। एक बात सुनिए सब लोग, प्लीज चुप रहिए। बहुत सिंसियर विषय पे बोल रही हूँ मैं। आप सबकी, ये केवल सिख या किसी एक धर्म का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के लिए 2 छोटे बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी है। और इसलिए मैंने चाहा है कि पूरा पार्लियामेंट, पूरा सदन, प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक बहुत सीरियस बात पे बोल रही हूँ। छोटे छोटे बच्चों की शहादत पे बोल रही हूँ, बात को समझो। आई नो इट, प्लीज। मैंने यही कहा, पूरा सदन उनकी जो शहादत हुई है, जो बहादुरी दोनों बच्चों ने दिखाई है, मैं भी जानती हूँ कि जब बड़े बच्चों के आंख में आंसू थे तब पूछा गया कि तुम्हें डर लग रहा है क्या मौत का? छोटे बच्चा भी रो रहा था। तब वो छोटे बेटे ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरा बड़ा भाई पहले शहीद होगा। वो ऊंचा है, वो पहले दीवार में, छोटा भाई जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा। ये बड़े बेटे ने कहा। इस तरीके से बहुत ही, जिसको कहते हैं शौर्य के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और इसलिए पूरे देश की संवेदना ही नहीं, पूरा देश इसमें सम्मिलित है कि ऐसे कई लोगों के जो बलिदान हुए हैं, इसको देश भूल नहीं सकता है। इसलिए मैंने कहा पूरा सदन साथ में है इन बात में। विंसेंट पाला जी, where is he? Thank you, ma'am. Madam, in my constituency alone, 15 minors has been trapped for the last 14 days. Yes. The state government has sent a SOS to the central government to send the NDRF. The NDRF reached, but they could not do anything because of the lack of machineries. Therefore, I urge the central government to send enough machineries to pump the water so that we can retrieve the bodies. Number 2,
This is happening because of the unregulated mining. So I request the government to regulate the mining as soon as possible. Regulate the mining as soon as possible. उसको प्रॉम्प्ट मत करो. So that don't prompt him. वो मन से कुछ बोल रहे हैं. So that the miners will be safe in the future. Thank you, श्री ओम बिरला जी. ओम बिरला जी. राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की मांग के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की 2,70,000 मैट्रिक टन मांग थी, 2,90,000 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा दिया है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उस यूरिया का वितरण ठीक से नहीं करने के कारण वहां पे कालाबाजारी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक तो यूरिया की कालाबाजारी को रोका जाए, वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाए और राजस्थान के अंदर अतिरिक्त मांग को देखते हुए यूरिया की उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। विशेष रूप से ग्राम सेवा सहकारी समिति में कोऑपरेटिव के सेक्टर के अंदर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मैं सरकार से आग्रह करता हूं। धर्मेंद्र जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हमने कई बार सदन के अंदर देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं वो कहे हैं। उसी की एक और कहानी अध्यक्ष जी आज आपके सामने कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इंदिरा साहनी केस के बाद जब देश के अंदर आरक्षण लागू हुआ तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई। उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था के लिए अध्यक्ष जी जो नियम कानून बनाए गए, उस समय एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। उस हाई पावर कमेटी के अनुसार चीजें चल रही थी। लेकिन 2004 में आते आते अध्यक्ष जी एक फर्जी ओएम विभागीय मेमोरेंडम जारी किया गया डीओपीटी की तरफ से। उसका कोई कानूनी वैधता नहीं, कानूनी चीजें नहीं, और उस ओएम को 2015, 16 और 17 में अध्यक्ष जी लागू करके यूपीएससी के सैकड़ों नौजवानों को उससे हो गया। राहुल चेवाले। राहुल चेवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार का ध्यान विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं में होने वाले अनियमितता के और दिलाना चाहता हूं। सरकार की सभी पेंशन योजनाएं अनुदान पर चलती है। संजय गांधी निराधार योजना, श्रवण बाल योजना इत्यादि। प्रोविडेंट फंड योजना 1995 से चालू की गई थी, जिसमें कामगार के 8.33% अंशदान करते हैं। 10 वर्ष की सेवा या 18 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन आरंभ हो जाती है। इस योजना के तहत 1000 रुपए विभिन्न पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। 22 वर्ष के बाद इस योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुए। देश भर में ईपीएफ 1995 योजना के अंतर्गत प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि की ओर से 100 रुपए से 1000 रुपए से स्थान पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 ने अपने निर्णय में 7500 रुपए पेंशन देने का आदेश दिए गए थे। अगस्त 2017 के बाद 1000 रुपए से 7500 रुपए पेंशन देने के आदेश देने के बाद भी अभी तक उनको भुगतान नहीं हुआ है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के सिफारिश की है। सरकार के पास कामगारों के 2,80,000 करोड़ रुपए जमा है। इसमें लगभग 40,000 करोड़। तो लोकसभा की कार्रवाई में हम देख रहे हैं कि किस तरह से शोर और हंगामे के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल जारी है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि 2 बजे का वक्त जो है वो आज पार्लियामेंट के लिए काफी अहम है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से खबर है जहां के टेनेसी में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान तेलंगाना के 3 भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यूएस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सेलिब्रेशन के दौरान आग लगी जिसमें खातून और 3 बच्चों की जानें चली गई। बच्चे टेनेसी के मेफ्स में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। इन बच्चों का ताल्लुक तेलंगाना के जिला नलगुंडा से बताया जाता है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कोयला कान में फंसे 15 मजदूरों के ताल्लुक से कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है। रिजिजू ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को मेघालय की कोयला कान में फंसे मजदूरों पर सियासत न करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि मरकजी सरकार राहत और बचाव मुहिम के तहत रियासती हुकूमत की मदद कर रही है।
बालासाहब ठाकरे की जिंदगी पर मबनी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मुंबई में इस ताल्लुक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने शिरकत की। साथ ही कहा कि ये फिल्म बाला साहब की हयात खिदमात पर मबनी है। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे का किरदार बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदा किया है। आज भी मैं सामने बैठा था और सारे लोगों की बातें सुन रहा था, तो ये पिक्चर तो कितने 2 घंटे की होगी। मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है। और एक बात तो सही कहा सारे लोगों ने कि बहुत ही कठिन काम है। नवाज जी, आपने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। एक कल्पना के आधार पर कुछ स्टोरी होती तो एक, मैं कहता हूँ, थोड़ी तो आसानी होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तिमत्व 300, 400, 500 साल पुराना नहीं, अभी अभी तक अपने साथ था और आज भी हम मानते हैं हमारे बीच में वो है। और ऐसे व्यक्ति को पर्दे पर उनकी व्यक्ति रेखा साकार करना बहुत ही कठिन काम है। दिल्ली में यूपीएससी के तलबा ने राहुल गांधी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। ये तलबा 2012 से 15 के दरमियान हुए इम्तिहानात को रद्द कराए जाने के बाद ये एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि इससे इनका तालीमी करियर मुतासिर हुआ था। इस सिलसिले में तलबा ने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि उन्हें इसके बदले में 2019-20 में फिर से इम्तिहान देने का मौका दिया जाए। आज मिर्जा गालिब का यौम पैदाइश है। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। उनका पूरा नाम असदुल्ला खान गालिब था। पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में अपना तखल्लुस गालिब रखा। गालिब की अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं, बल्कि उनका असल कमाल यह है कि वो जिंदगी के हकायक और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे और बड़ी सादगी से आम लोगों के लिए बयान कर देते थे। गालिब जिस पुराशुभ दौर में पैदा हुए उसमें उन्होंने मुसलमानों की एक अजमत सल्तनत को बर्बाद होते हुए और बाहर से आई हुई अंग्रेज कौम को मुल्क के इक़्तिदार पर छाते हुए देखा। गालिबन यही वो पस मंजर है जिसने उनकी नजर में गहराई और फिक्र में वसअत पैदा की। यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में गालिब को याद किया जा रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और खबर दोपहर में इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच चुके हैं, जहां वो एक अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हुकूमत का 1 साल पूरा हो गया है और इसी मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। सुबह से लगातार हम अपने तमाम नुमाइंदों के जरिए आपको तकरीब का पूरा नज़ारा दिखा रहे थे और ये है वो तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी धर्मशाला पहुंचे हैं। वहां पर सीएम ने उनका इस्तकबाल किया। पीएम मोदी धर्मशाला पहुंच चुके हैं, जहां एक बड़ी अवामी रैली से वो खिताब करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश हुकूमत यानी बीजेपी हुकूमत का 1 साल पूरा हुआ है और इसी मौके पर इस खास तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये, जिस तरह से हम अपने साथी से बात कर रहे थे सुबह में, तो उन्होंने बताया था कि इस रैली में उन तमाम लोगों को खास तौर से मदऊ किया गया है जो कि वहाँ की रियासती हुकूमत की किसी न किसी स्कीम से इस्तिफादा हासिल करते रहे, चाहे वो मकान की बात हो, हाउसिंग की बात हो या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी कोई स्कीम जो सरकार की तरफ से चालू की गई थी। उन तमाम स्कीमों से जो इस्तिफादा कुनंदगान हैं वो इस रैली में खास तौर से मौजूद हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस आज के दिन को निकम्मे दिवस के तौर पर मना रही है।
तो लगातार इस अहम खबर से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। वहीं हिमाचल से ये खबर आई बिलासपुर से, जहां एक HRTC बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब HRTC बस बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। आज शाम के टाइम नालागढ़ से जयनगर जाती हुई बस जो वाया जामली जा रही थी, उसका आज दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जो मौके की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 100 मीटर के आसपास नीचे बस गई है। तो उसमें 2 लोगों की अभी कैजुअलिटी बताई जा रही है। 2 लोगों के मृतक होने की यहाँ आशंका है। 2 लोग यहाँ मृत पाए गए हैं और इसमें 25 लोग जो हैं वो अभी तक इंजर्ड आए हैं इस हॉस्पिटल में, जिसमें से 2 लोग जो गंभीर रूप से थोड़े घायल थे, उनको तुरंत प्रभाव से PGI रेफर कर दिया गया है। बाकी 23 लोगों का उपचार यहाँ चला हुआ है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर है, कुछ चोटें वगैरह आई हैं, मामूली चोटें भी आई हैं। उनको सब फर्स्ट एड और सारा राहत प्रकरण के अनुसार जो सारा मुआवजा है वो भी दिया जा रहा है। तमिलनाडु के मदुराई से अस्पताल मुलाजमीन की लापरवाही सामने आई। बताया जाता है कि एक हामिला खातून को HIV मरीज का खून चढ़ा दिया गया। हामिला खातून ने अपनी तबीयत में खराबी की शिकायत की और जब उसका ब्लड टेस्ट लिया गया तो ये पता चला कि हामिला HIV का शिकार हो चुकी थी। दरअसल जिस शख्स ने खून का अतिया दिया था, ब्लड डोनेट किया था, वो HIV पॉजिटिव था। मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से ये तमाम मामला पेश आया। अस्पताल इंतजामिया ने लैब टेक्नीशियन और वहां के तमाम लोगों को मुअत्तल कर दिया। मरीजा को हाई लेवल मॉनिटरिंग सेल में रखा गया है। In addition to this, there is a detailed inquiry going on the supervisory lapses, if any, and parallelly, Honorable Chief Minister has directed me to promise to the family that the livelihood assistance also for the losses which he has suffered, though it cannot compensate this, can be promised, which I have promised to them. But his main focus is on providing high-class treatment. बिहार के महकमा तालीम में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया। साल 2011 से अब तक महकमा तालीम का 8,973 करोड़ रुपए का हिसाब कई अजला में बाकी है। महकमे के अपर चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अजला के मुतालिका ऑफिसर्स को खत लिखकर इसका हिसाब तलब किया है। दिल्ली में बुध के दिन दर्जा हरारत 3.6 दर्ज किया गया। इस लिहाज से ये इस साल का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। बल्कि अगर कहा जाए कि पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में इतना कम टेम्परेचर कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। दिल्ली फिजाई आलूदगी मामले में रियासती महकमा माहौलियात के वजीर इमरान हुसैन का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। हमारी जो राय है वो सदन के सामने रखेंगे और सरकार से हम अपील करेंगे कि रिलीजियस मैटर में सरकार इंटरफियर नहीं करना चाहिए और हर रिलीजन में अगर आप इंटरफियर करते जाएंगे तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में या उनके जो भी प्रोफेस करते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो वो स्टैंड तो हमारा है। तो नाज़रीन, ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका साफ तौर पर कहना था जो आज तलाक़ सलासा बिल जो पेश किया जाने वाला है उसकी वो मुखालिफत कर रहे थे कि मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के खबर है जहां बडगाम में बर्फबारी के दरमियान लोकल ट्रेन लोगों के लिए लाइफलाइन का काम कर रही है। सड़कों पर बर्फबारी की वजह से मुसाफिर ट्रेन के जरिए आमदोरफ्त कर रहे हैं। बर्फबारी के दरमियान बर्फपोश पहाड़ियों का नजारा देखने लायक है। झारखंड असेंबली का सरमाई इजलास जारी है, लेकिन मदरसा मुलाजमीन की तनख्वाह अदायगी के मामले को ऐवान में नहीं उठाया गया। ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के सदर शमीम अली ने इल्जाम लगाया कि मुतालबे के बावजूद इस मामले पर सियासी लीडर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वाज़ेह है कि रियासत के मदरसा मुलाजमीन गुज़िश्ता 22 माह से तनख्वाहों से ही महरूम हैं।
हम लोगों ने मदरसों का जो वेतन का मामला है, जो 22 महीनों से मदरसों के 126 मदरसों को वेतन नहीं मिला, भूखमरी की स्थिति है, 4 मदरसा के शिक्षकों की मौत हो गई है। हम लोगों ने उसके लिए भी विधानसभा में आलमगीर आलम, सुखदेव भगत और जो प्रदीप यादव वगैरह वगैरह को लिख के दिया था, लेकिन अब तक जो है अल्पसंख्यक और मदरसा या उर्दू के मामलों पर जो है विधानसभा में मामला नहीं उठाया गया। हम लोग इस मामले को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस बार हम लोग का ये मांग भी है आगामी 2019 के लोकसभा में कि जो हमारी आबादी झारखंड राज्य में खास करके मुसलमानों की, उस आबादी के अनुपात में 3 लोकसभा में और आगामी विधानसभा में हम लोग को 13 सीट दिया जाए और साथ ही साथ राज्यसभा में 1 सीट दिया जाए। उत्तराखंड के बंसियारी में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने 11 ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया। बताया जाता है कि उत्तराखंड के खालियाटॉप में 24 दिसंबर को 11 लोगों की टीम रास्ता भटक गई थी। इस दौरान उनको तलाशने के लिए 2 दिन बाद इनको रेस्क्यू किया गया। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक रैन बसेरे का दौरा किया। उन्होंने वहां पनाह ले रहे लोगों से बातचीत की। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि कोई भी सड़क पे खुले आसमान तले फुटपाथों पर न सोए। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में जगह जगह रैन बसेरे कायम किए जा रहे हैं और जहां अभी नहीं ये बनाए गए हैं वहां पर भी दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन को रेन बसेरों को सक्रिय करने, सड़क पर पटरी पर कोई व्यक्ति रुकने के लिए मजबूर न हो बल्कि रेन बसेरों में उन्हें आश्रय मिल सके। आज इसी सब बात का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले हैं। ऐसे ही हर जनपद में भी कार्यक्रम, मेरे भी, प्रभारी मंत्रियों के भी, वरिष्ठ मंत्रियों के भी कार्यक्रम बन रहे हैं और हम लोग इसी प्रकार से सरप्राइज विजिट करके देखेंगे कि आखिर क्या तैयारियां लोगों ने की हैं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में रेन बसेरा बनाने के लिए पहले से व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां पर अभी बन नहीं पाए वहां टेम्पररी अरेंजमेंट करने के लिए भी कहा गया है, जिससे शीतलहरी में खुले आसमान के नीचे किसी को रहने के लिए मजबूर न होना पड़े। राजस्थान का रुख करेंगे, जहां कई मीटिंग्स के बाद बिलाखिर राजस्थान में वजीरों को कलमदान सौंपे गए। दिल्ली में हाई कमान की मोहर के बाद सेक्रेटेरिएट ने इसके बारे में हुक्मनामा जारी किया। महकमों के बंटवारों की फहरिस्त में वज़ीर-ए-आला गहलोत का दबदबा है। गहलोत के पास 9 और नायब वज़ीर-ए-आला सचिन पायलट को 5 महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाज़रीन, जैसे कि लगातार हम आपको इस खबर से रूबरू करवा रहे हैं कि दाइश की तर्ज पर 3 माह कबल बने मुश्तबा दहशतगर्द ग्रुप हरकतुल हर्ब इस्लामी के ठिकानों पर कल NIA ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापेमारी की है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और अब कोशिश यही की जा रही है कि पूरे मॉड्यूल का पर्दा जो है वो फाश किया जाए। सुबह हमने बात की थी हमारे साथी शंकर आनंद से। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको NIA अपनी तहवील में लेकर मजीद जांच की जो है वो कोशिश करेगी। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे शंकर आनंद का और उनसे इस वक्त का ताज़ा अपडेट लेंगे। शंकर, इस वक्त का ताज़ा अपडेट आपसे चाहेंगे क्योंकि NIA की जो कार्रवाई है वो लगातार दीगर जगहों पर भी जारी है। देखिए, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी तकरीबन 2 बजे के लगभग में सभी 10 आरोपियों को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आएगी। इस वक्त में मैं पटियाला हाउस कोर्ट में हूं और यहां पर तमाम आरोपियों को पेश करने के बाद उसकी आगे की रिमांड ली जाएगी। लेकिन इस वक्त में जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ कल देर रात तक चली, तो पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को लगा है, जिसमें कि सोहेल और अनस, ये 2 जो मुख्य जो आरोपी हैं, इसके बीच में आपस में जो चैटिंग हुई है, जो इंस्टाग्राम पे जो चैटिंग हुई है, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और NIA के सूत्रों के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दोनों के चैट में इस बात का जिक्र है कि 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को एक बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और ये उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या है वहाँ पर एक बड़े वारदात को अंजाम देना चाहते थे और खासकर वहाँ पर जो आत्मघाती दस्ता है उस तरह से बाकायदा वहाँ पे एक जैकेट पहन करके वहाँ जाते हैं और वहाँ पे आत्मघाती दस्ता बनकर वहाँ पर ब्लास्ट करना इसकी एक प्लानिंग थी। लेकिन इस प्लानिंग की जानकारी मिलने के पहले ही उसको NIA ने इस मामले का खुलासा करते हुए इन तमाम आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पे 16 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कि 10 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। 6 लोगों से अभी भी एनआईए पूछताछ कर रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और उस महिला से इस मामले पे तमाम वो मसले पे पूछताछ चल रही है कि आखिर उसकी क्या भूमिका थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही राजधानी दिल्ली और इसके साथ ही अन्य जो दूसरे राज्य हैं उसमें किस तरह से इसकी एक प्लानिंग थी, किस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देने की इसकी मंशा थी, और वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं। और पूरे नेटवर्क की अगर बात करें हिना, तो तकरीबन 20 से 30 साल के ये उम्र के सारे आरोपी हैं जिसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इस मामले में कुछ महिला जो संदिग्ध आतंकी हैं उसकी भी भूमिका है, लिहाजा इस मामले पर तलाश की जा रही है। शंकर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की जा रही है कि ये नौजवान हैं और तमाम जो छापेमारी हुई है उसमें जो भी चीजें मिली हैं वो अभी एनआईए ने अपने पास ही रखी हैं। एक बड़ी कामयाबी एनआईए इसको मान रही है क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है, उसके अलावा 26 जनवरी भी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने की बात। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है एनआईए के लिए, क्योंकि अभी 26 जनवरी का भी अभी कार्यक्रम जो है वो अभी होने वाला है। उसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली काफ़ी अलर्ट है। उसके पहले अभी जिस तरह से भी देखा जाए तो अभी कई फेस्टिवल जो है, बाकायदा फेस्टिवल के मद्देनजर पूरे देश भर में लोग जो है काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से ये मामले निकल के आए हैं और इस मामले में खासकर राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई संदिग्ध आतंकी संगठन जो है जिस तरह से एक तैयार हो रही थी, ये काफ़ी संगीन मामला है। और इस मामले में जो आतंकी संगठन आईएसआईएस है उससे जुड़ा हुआ ये संगठन बताया जा रहा है। हालांकि ये इस संगठन का किस तरह से काम करने का तरीका है, किस तरह से नए युवकों को इसमें शामिल कराया गया, किस तरह से बाकायदा उसके मंसूबे थे आगे आतंकी वारदात करने का, तो इन तमाम मामलों की पड़ताल एनआईए कर रही है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसी मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी मामले में जुड़े हुए कई लोग उसके रडार पे थे। लेकिन जब उसको उठाने से पहले उसको एनआईए को जानकारी मिल गई और एनआईए ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस के साथ में इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जितने बड़े तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं, एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की मंशा रही होगी। और खासकर एक आत्मघाती दस्ता बनने से पहले जो उसकी जो जैकेट बनाई जाती है, उस जैकेट की बरामदगी साफ तौर पे बताता है कि इसके मंसूबे कितने खतरनाक जी शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एनआईए जो है बहुत ही फूक फूक कर हर कदम रख रही है और एक साथ कई जगहों पे छापेमारी की गई है, यानी ये जो पूरा मॉड्यूल है उसको बेनकाब करने के लिए एनआईए पूरी तरह से तैयार नजर आई। निश्चित तौर पे देखिए 17 लोकेशंस पे छापेमारी की गई और ये छापेमारी मॉर्निंग में 4 बजे ही लगभग इसकी जो बुनियाद जो है वो रख दी गई थी। 4 बजे के लगभग हमें उन तमाम स्थान जहां जहां छापेमारी करना है उस जगह पे एनआईए की टीम पहुंच गई। अगर दिल्ली के अंदर में कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर में स्पेशल सेल को अपने साथ में रखी। उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे छापेमारी करनी है उस जगह पे उत्तर प्रदेश की एटीएस को अपने साथ रखी कि अगर कोई ऐसा वहां पे आतंकी वारदात होता है तो उस सिचुएशंस को निपटने के लिए जो एक पूरा दक्ष टीम है वो उसके साथ में हो। और पूरे इस मामले को काफी गोपनीय रखा गया है, काफी इस मामले की भनक किसी को भी कानो कान पता नहीं चली। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में काफी फूक के कदम उठाया गया और इस मामले में बहुत ही एक शानदार तरीके से काम करते हुए तो बहरहाल अब आने वाले वक्त में भी हम इस अहम खबर पर आपके जरिए अपनी नजर जो है वो बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए, डिटेल जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शंकर आनंद जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एनआईए की जो भी कार्रवाई है उससे हमको लगातार बाखबर करवा रहे हैं। आपको बताएं कि एनआईए ने कल यूपी और दिल्ली में 17 जगहों पर छापेमारी की, साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एक तज्जियाती रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दाइश से मुतासिरा मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया।
और 17 मुकामात पर छापामारी की। इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NIA ने पहले दिल्ली के जाफराबाद में 4 मुकामात पर छापामारी की और कुछ सामान जब्त करने के साथ साथ 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया। NIA ने एक और कार्रवाई करते हुए जाफराबाद से मजीद 2 नौजवानों को हिरासत में लिया। ये दोनों नौजवान जैकेट के कारोबारी बताए जा रहे हैं। इफ्तिखार और जफर नामी इन दोनों नौजवानों के पास से NIA ने 5 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया है। आज सुबह NIA ने दिल्ली और यूपी की 17 लोकेशंस पे सर्चेस की हैं, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक्टिव सपोर्ट से। ये सर्चेस एक आईसिस इंस्पायर्ड मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा था, जो बॉम्ब बनाने की एडवांस स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वेपन्स प्रोक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है उस मॉड्यूल पे। इसमें 6 लोकेशंस हैं दिल्ली में सीलमपुर इलाके में, 6 लोकेशंस हैं अमरोहा में। इसके अलावा हापुड़ जिले में, लखनऊ और मेरठ में भी सर्चेस की गई हैं। इन सर्चेस के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। 16 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए। उसमें से इनिशियल शुरुआती पूछताछ के बाद 10 लोगों को अरेस्ट करने का निर्णय लिया है हमने। बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसा आगे डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से कुछ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। दिल्ली के जाफराबाद में NIA की छापामारी कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही। जाफराबाद की गली नंबर 24 के रहने वाले मोहम्मद अनस को NIA ने गिरफ्तार किया। हालांकि मुकामी लोगों के मुताबिक मोहम्मद अनस अमेठी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है और इसका खानदान शरीफ है। इंजीनियरिंग कर रहा था लड़का ये। घर वाले बहुत शरीफ है, घर वालों को नहीं पता क्या होगा, एकदम वो खुश होट है। ऐसा रिकॉर्ड नहीं इसका किसी तरह का, किसी भी या कभी लड़ाई करी हो इसने, कुछ करा, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी तरह का। ये सब लड़कों के साथ मिलजुल के रहता था या अलग थलग रहता था? किस तरह का स्वभाव था इसका? अपना अलग ही, कोई मिलजुल के नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं किसी से कभी आज तक। हमारे यहाँ से सुबह 4:30 बजे आए थे वो और 12 बजे तक उन्होंने तलाशी दी हमारे यहाँ। और तलाशी इस तरह से ली कि पूरे घर का सामान, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उन्होंने छोड़ दी हो, सारी खपड़ दी। NIA ने अमरोहा में भी छापामारी की। इस दौरान उन्होंने मुफ्ती सोहेल को गिरफ्तार किया, जिसे NIA मास्टरमाइंड बता रहा है। वहीं मुफ्ती सोहेल के वालिद के मुताबिक NIA ने इनके घर पर तकरीबन 7 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने सर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना, कोई ज़्यादती नहीं करना। तो वो कहने लगे कि भाई आपके यहाँ में कुछ मिला ही नहीं। मैंने आपको बताया कि उनके वालिद साहब कम से कम काफ़ी टाइम से बीमार है, हफीज़ भाई, तो उनकी दवाइयाँ लेने मतलब मुफ्ती साहब आते थे, उसी टाइम पे सलाम दुआ होती थी बस, और कोई मतलब उठना बैठना नहीं था, आना जाना नहीं था। दिल्ली के जाफराबाद से मोहम्मद आजम नामी नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब मोहम्मद आजम के घर पर ताला लग चुका है। मोहम्मद आजम के भाई नदीम अहमद ने बताया कि आजम कभी भी किसी भी गलती में मुलविस नहीं रहा है। नदीम के मुताबिक मुफ्ती सोहेल से आजम सिर्फ दवाइयों के सिलसिले में ही मुलाकात करता था। मोहल्ले के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़का बहुत अच्छा था, शरीफ लोग था, शरीफ खानदान है, और इस तरह की बात जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीओपी का काम था, उस तरह के पाइप्स वगैरह हैं जो यहाँ पर जो है वो लेकर जाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक लड़के की बात है, लड़का जो है इंजीनियर था और अमेठी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था, उसको भी NIA अपने साथ लेकर गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। कांग्रेस सरकार राफेल डील पर JPC का मुतालबा करते हुए हंगामा कर रहे हैं। ऐवान में आज तलाक सलासा बिल पर भी बहस होनी है। वज़ीर कानून
2 बजे इसका आगाज करेंगे। बीजेपी की जानिब से स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और मीनाक्षी लेखी इस पे बहस में हिस्सा लेंगे और इस सिलसिले में बीजेपी ने अपने तमाम अरकान को ऐवान में मौजूद रहने की विप भी जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी ऐसी ही विप जारी की है। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अनूप गुप्ता का। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, काफी हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या कुछ खास? देखिए, आज भी सदन नहीं चल पा रहा है। हालांकि राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने जिस तरीके से राफेल के मुद्दे को उठाया, सदन नहीं चल पाया है। 2 बजे से ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा होनी है और अभी भी संदेह के बादल हैं कि क्या वाकई इस बिल पर चर्चा हो पाएगी और इस बिल को सरकार पास करा पाएगी, क्योंकि विपक्ष के कई पार्टियां हैं जो अब भी ये इस बात को पर अड़ी हुई है कि ट्रिपल तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। यानी कि जो मौजूदा बिल का प्रारूप है उस पर विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती है कि ये बिल पास हो। लेकिन देखना होगा कि 2 बजे कांग्रेस का रुख किस तरीके का रहता है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी इस बिल को पास कराने के लिए कर दी गई है। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तरह जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, उर्दू दुनिया का आफताब कहलाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर असदुल्ला खान गालिब का आज यौम पैदाइश है। 200 साल कबल यानी 27 दिसंबर 1797 में आगरा में पैदा होने वाले इस अजीम शायर की शायरी आज भी उतनी ही अहम और मकबूल आम है जितनी कि खुद गालिब के दौर में थी। मारूफ शोरा का कहना है कि गालिब के बगैर उर्दू अदब का तस्वुर ही मुहाल है। गालिब के गमे दौरा और गमे जाना के अतराफ ही दुनिया घूम रही है। आज मिर्जा गालिब की यौम पैदाइश पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और मौजूदा दौर के कई नामवर शायरों ने भी इस अजीम शायर को अपने खास अंदाज में याद किया है। तो नाज़रीन, आप इस मामले पर यानी गालिब के ऊपर आज के शायर क्या कुछ शायरी कर रहे हैं वो देखिए। मुझे इजाजत दें, आदाब। गमे जाना और गमे दौरा, इसको मिलाकर पेश करने का वो एक मरकब है, वो कीमियाई मरकब है, मैं समझूंगा वो कीमिया है जिसमें कि इंसान को अपनी रूह की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कह दी, ऐसी चीज़ें कह दी जो आज 200 सालों के बाद भी हम समझते हैं कि बिल्कुल आज की आवाज़ है। मुझे लगता है गालिब की शायरी जो कल थी वो आज है और आगे भी रहेगी। और जब भी मैं शायरी को पढ़ती हूँ उनकी, तो लगता है कि हर दौर में हर किसी की शायरी में उनका अक्स नज़र आता है और शायद उनकी शायरी से बाहर निकल के और शायरी है ही नहीं। उन्होंने जितने मौजू पर लिखा है उसी वही मौजू अगर हम देखेंगे तो आज भी शायरी में वो मौजू नज़र आते हैं। वैसे आपने वो शेर सुना ही है कि कहने को तो दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। गालिब, मीर, मोमिन, ये ऐसे 3 सतून हैं जिनको आप उर्दू अदब की गंगा जमुना सरस्वती कह सकते हैं।